हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है आदर्श और मैं हूं आपका एजुकेटर एट दिस प्लेटफॉर्म। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन और कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों, हमने ये सीखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि अगर कोई भी दो मास बॉडीज़ हैं, अगर हमारे पास दो मास बॉडीज़ हैं m1 एंड m2 और ये दोनों मास बॉडीज़ एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखी जाती हैं, लेट अस सपोज कि हमने इनके बीच की डिस्टेंस r मान ली, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लग जाता है या काम करने लगता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है m1 एंड m2, तो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के। तो ये हमने डिस्कस किया था और यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला था बच्चों, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एंड फिर हमने इस फॉर्मूले को जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आया बच्चों F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हमने देखा था कि जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 दोनों बॉडीज़ के मास हैं, r उनके बीच की डिस्टेंस है और F जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड है जो उन दोनों के बीच में लग रहा है। यहाँ पे हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बच्चों, वो या तो दो पॉइंट मासेस के बीच में एप्लीकेबल होता है या स्फेरिकल बॉडीज़ के बीच में एप्लीकेबल होगा। अगर आपने कोई दो आर्बिट्रेरी शेप्ड बॉडी ले ली तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो एक्ट करेगा, बट इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से नहीं दे सकते, है ना। यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो इसके बीच में नहीं लगेगा, तो सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है एंड स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे बच्चों और मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ मास बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर मास पे बाकी सबकी वजह से जो फोर्स लगता है उसका नेट फोर्स जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको बच्चों एक क्वेश्चन भी कराया था और अब हम इस पे एक दो और क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये चीज़ हमें और क्लियर हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए बच्चों, हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक सिस्टम दिया है जिस सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे कुछ मासेस रखे हुए हैं। तो ये तीन मास हमने ले लिए बेटे इसके वर्टिसेस पे। नाउ वी वांट टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द मास ड्यू टू द अदर टू। या हम मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तीनों के मास आइडेंटिकल है बेटा, आइडेंटिकल मास, और मास की वैल्यू है m। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर, ये है 3 मीटर। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें पता करना है कि बताइए व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बी। हम बी के ऊपर पता करना चाहते हैं कि बी के ऊपर जो बी पार्टिकल है इसके ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बी के अलावा हमारे पास कितने पार्टिकल हैं। दो हैं, एक तो ए इस पे फोर्स लगाएगा तो ए इसको खींचेगा अपनी तरफ F1 से और बी भी इस पे फोर्स लगाएगा और बी इसको खींचेगा बच्चों अपनी तरफ F2 से। ठीक है, अब क्या होगा कि F1 की जो वैल्यू होगी वो क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये क्या आएगा बच्चों, F1 इज इक्वल टू
जी, दोनों का मास है m तो m स्क्वायर, बाई डिस्टेंस a और b के बीच के डिस्टेंस है बच्चों 4 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास बच्चों gm स्क्वायर बाई 16। अब हम निकालेंगे F2। F2 क्या आएगा? फोर्स ऑन B ड्यू टू C। तो ये आ जाएगा बच्चों F2 की वैल्यू आएगी G अगेन m स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया बच्चों gm स्क्वायर बाई 9। यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं है। अब ये जो दोनों फोर्सेस है बेटे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं पाई बाई 2। तो यहाँ से जो नेट फोर्स आएगा, हम इसको रेडियन में लिख लेते हैं डिग्री की जगह, पाई बाई 2 अगर इसके बीच में जो एंगल है, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा बच्चों वो कितना आएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90, और ये आएगा पूरा का पूरा अंडर रूट में। अब हमें पता है बच्चों कि कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो ये जो टर्म है ये तो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी? F1 स्क्वायर दैट इज gm स्क्वायर अपॉन में 16 का होल स्क्वायर प्लस gm स्क्वायर अपॉन में 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हम लोग रख सकते हैं सीधा, है ना। अब आप अगर चाहें तो इसको कुछ वैल्यू को मान के, जैसे gm स्क्वायर को आप x मान लीजिए और उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से आ जाएगा gm होल स्क्वायर, ये कॉमन बच जाएगा, नीचे बचेगा 1/256 और यहाँ पे बचेगा 1/81। ठीक है, मैंने gm का जो स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे भी रूट आएगा बच्चों और इसके पास भी रूट आएगा, तो ये रूट से निकल जाएगा बाहर। हमारे पास एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? gm स्क्वायर, और अंदर जो है वो रूट में आपके पास बचेगा 81 प्लस 256 अपॉन में 81 इंटू 256। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, टू दी पावर 1/2। अब जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर है, ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों किसी भी सिस्टम में किसी एक पार्टिकल की ऊपर बाकी सिस्टम के जितने भी पार्टिकल हैं उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, अनदर एग्जाम्पल। इस बार हम क्या करते हैं बच्चों, एक स्क्वायर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं m। देयर आर 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स m जिनका मास है m, और दो जो साइड है स्क्वायर की वो a है बेटे। सो हम किसी भी एक पर बाकी सबकी वजह से फोर्स निकालेंगे। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन anyone ड्यू टू अदर मासेस। बाकी सब जितने भी मासेस हैं उनकी वजह से किसी एक पे कितना फोर्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेटा डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस पे निकालना चाहते हैं। तो लेट अस सपोज कि हम इस पार्टिकल के ऊपर निकालना चाहते हैं जिसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, जो ऊपर वाला मास है ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा किसी फोर्स F से, या F1 लिख लेते हैं। ये वाला जो है डायगोनल वाला, ये इसको खींचेगा किसी फोर्स F2 से बच्चों, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F3 से। तो सबसे पहले F1 की वैल्यू लिखें, तो F1 की वैल्यू आएगी बच्चों gm स्क्वायर। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा a स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a स्क्वायर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो F3 की वैल्यू भी यही आएगी gm स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, क्योंकि a ही डिस्टेंस है अभी भी। लेकिन जब हम बच्चों बात करेंगे F2 की, तो F2 की जो डिस्टेंस आएगी वो ये डिस्टेंस जो है वो √2a हो जाएगी डायगोनल की, क्योंकि साइड और परपेंडिकुलर a है।
तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 है। तो अब की बार जब हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों GM² अपॉन में √2a का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा बच्चों, GM² अपॉन में 2a²। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी वैल्यू को x मान लें तो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, x/2। ठीक है, इस चीज़ का समझ में आ रही है आपको बात। अब ध्यान से समझिए, इन वेक्टर्स को अब ध्यान से देखिए। पहला वेक्टर जो है F1 वो तो इधर है जिसको हम वैल्यू x मान रहे हैं। दूसरा वेक्टर किधर है, इधर है x। ये F1 फोर्स था और ये F3 फोर्स था। पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, √2x। क्या आएगा, √2x। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो थर्ड पार्टिकल है उसकी वजह से जो फोर्स है F2 वो भी इधर आ रहा है, और ये वाला जो फोर्स है वो है x/2। तो इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट आया बच्चों वो क्या आया, पहले दो की वजह से आया √2x और फिर उसी लाइन में हमें मिल गया x/2। इसका मतलब जो आंसर आया वो आया x इंटू √2 प्लस 1/2। और अब हम x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी बच्चों, ऊपर देखिए GM²/a²। तो GM²/a² √2 प्लस 1/2, दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा हमने वेक्टर्स की हेल्प से कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम में किसी एक पार्टिकल पे बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो अगला पॉइंट है बेटा, अगला जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम से पता चल रहा है क्या मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इसका मतलब ये है बच्चों, ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे एक फोर्स है। अर्थ जो फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पे वो अर्थ की ग्रेविटी है, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कहते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सपोज करो ये हमारे अर्थ की सरफेस है और अर्थ क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस मास बॉडी पे जो एक्सेलरेशन आती है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन produced inside a body due to gravity of earth। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब सपोज करिए कि हम अर्थ बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ की सरफेस पे एक मास बॉडी रखी है स्मॉल m। ठीक है, इसका मास है बच्चों स्मॉल m। अर्थ का मास है कैपिटल M, और ये इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगी बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और R क्या है, R है हमारा बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है बच्चों, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की सरफेस पे है। ठीक है,
मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस है। सो द फोर्स या द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। अर्थ की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बच्चों? वो लग रहा होगा F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये कैसे आया? ये आया न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ ने हमें बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है बच्चों? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 क्या है? मास ऑफ अर्थ। m2 क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है बच्चों? वो ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग गया है F, ध्यान से देखिए फिगर में, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग गया है F, तो ये फोर्स क्या करेगा? इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट। सो F इज इक्वल टू ma। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो बाई 1 एंड 2 वी कैन से, बाई 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक एक्सेलरेशन जो कि बराबर है ma के। ठीक है। अब m से m यहाँ से चला जाएगा बच्चों, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी, है ना बच्चों? ये एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुई है, इसीलिए इसका जो नाम है बच्चों वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम लोग स्मॉल जी से शो करते हैं। इसे हम लोग किससे शो करते हैं बच्चों? स्मॉल जी से। अब जब आप यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखेंगे और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखेंगे, तो जो जी की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। या इसकी वैल्यू आएगी 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगी बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन थी? हमारे पास डेफिनेशन थी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जब किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर हमारे पास, तो बेटा ये जो वैल्यू है अर्थ की ग्रेविटी की, ये है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। कब चेंज होगी बच्चों? जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से कहीं और शिफ्ट करेंगे, है ना? यानी कि अगर सपोज करिए मैं अर्थ बना देता हूं फिर से, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ की सरफेस से आप किसी h हाइट पे जाते हैं, ठीक है, आप किसी h हाइट पे जाते हैं या आप किसी h डेप्थ पे जाते हैं, मान लीजिए आप किसी h हाइट पे गए, आप यहाँ पहुँच गए, या आप अंदर चले गए कहीं किसी डेप्थ d पे, तो इन दोनों जगह पे जो g की वैल्यू होगी बच्चों वो चेंज हो जाएगी। और अब जो g की वैल्यू होगी, मान लेते हैं वो g प्राइम है, वो पुराने g के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो पुराने g के बराबर नहीं होगी, यानी कि g एट सरफेस के बराबर नहीं होगी। तो g एट सरफेस तो हमारे पास ये है, तो सरफेस से चेंज हो जाती है। इसे हम बोलते हैं बच्चों वेरिएशन
in the value of variation in the value of acceleration due to gravity due to नंबर 1 या तो हाइट की वजह से आएगी, आप किसी हाइट पे जाएंगे सरफेस से, या डेप्थ की वजह से आएगी, और थर्ड है बच्चों ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो जी की वैल्यू है वो कैसे चेंज करेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें जो पहला केस है बच्चों, फर्स्ट केस ए, वो है ड्यू टू हाइट। तो जब हम अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पे पहुंच जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों वो चेंज हो जाती है। तो हम अर्थ बना लेते हैं, ठीक है, और अर्थ की सरफेस से हम किसी एच हाइट पे चले जाते हैं। तो हम चले गए इस हाइट एच पे, और ये हमारा है सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से हमारी डिस्टेंस हो गई r प्लस एच। ये ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m बच्चों, और कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बच्चों अब जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन न्यूटन्स लॉ से हम लिखेंगे g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, अब देखिए अर्थ के सेंटर है ना, और मास ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है अब वो कितनी हो गई है बच्चों, h प्लस आर। तो हम h प्लस आर का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा बच्चों, क्योंकि हम हमेशा डिस्टेंस किससे लेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ से लेंगे। तो जब वो स्फीयर के सरफेस पे था, यानी कि अर्थ के सरफेस पे था, तो हम डिस्टेंस r लेते थे। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा h प्लस आर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि डिस्टेंस h प्लस आर हो गई है। नाउ वेट वहाँ पे कितना होगा बच्चों, वहाँ पे वेट होगा m इंटू जी, और इसे हम g एट हाइट लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में h प्लस आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, m से m कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो जी एच हाइट जो है वो आ जाएगा जी एम। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बच्चों r कॉमन लूँगा, तो r कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के बाहर r स्क्वायर मिल जाएगा, और अंदर बचेगा बच्चों 1 प्लस एच बाई आर, और यहाँ पे बचेगा स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है ये हमारा है एक्सेलरेशन एट द सरफेस, तो इसे हम सिंपली GS लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस एच बाई आर जो है ये ऊपर जाके माइनस पावर कर देगा, पावर -2 कर देगा, ठीक है, सिंपल। अब देखिए हमने बाइनोमियल में सीखा है, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमें सिखाया जाता है कि इफ x is very very less than 1, if x is very very less than 1, then 1 plus x to the power n can be written as 1 plus nx। तो अगर बच्चों मैं इसे gs इंटू में 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2 मान लूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो h है वो वेरी वेरी लेस देन r है, क्योंकि h क्या है, छोटी सी हाइट है, और r रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब h बाई आर जो है
वो वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम h बाई आर को x मान के हम जी एस को क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 माइनस 2 h बाई आर। क्यों? क्योंकि ये जो n है वो अंदर आ गया, ये जो 2 है यही तो हमारा n है, तो n जो है वो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, और g एट हाइट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, जी एच इज इक्वल टू जी एस इंटू 1 माइनस 2 h बाई आर। ठीक है, अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ तो जब आपको क्वेश्चन में आप लिख लीजिए इन क्वेश्चन, अगर आपको h दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ r, यानी कि h की वैल्यू जो आपको दी जाती है, h की वैल्यू जो है वो दी जाती है r/2, 2r, r/3, r के टर्म्स में अगर वैल्यू दी जाएगी तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है जी हाइट इज इक्वल टू जी सरफेस अपॉन में 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करना है बच्चों? क्योंकि असली फॉर्मूला तो ये है, हमारा जो ये फार्मूला आया है ये तो कंडीशन के साथ आया है कि जब h की वैल्यू r से बहुत छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। लेकिन जब h r के टर्म्स में दिया जाएगा तो इसका मतलब h की वैल्यू r से अभी बहुत छोटी नहीं है, तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर h की वैल्यू दे दी जाए 1 मीटर, 2 मीटर, 400 मीटर, इस तरीके की वैल्यू दी जाए, स्मॉल वैल्यू दी जाए इन कंपैरिजन टू r, तब आप सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट डी जी एच इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस 2 h बाई आर। तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर हमारे को क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है और हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कंडीशनल फॉर्मूला है बच्चे, हमेशा इससे आंसर नहीं आएगा, ये कंडीशनल है। और उसमें कंडीशन क्या है कि h इज़ very very small than r. If h is not small than r, if h is comparable to r, then you have to put g height is equal to gs upon 1 plus h by r का whole square. It is okay to you? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ये आपकी डेरिवेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है हाइट की वजह से कितना हो जाता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम ध्यान से देखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, दैट फाइंड the value of g at a height r/2 from surface of earth, from the surface of earth। तो बच्चों अब देखिए ध्यान से कि अगर हमें r/2 पे हमें वैल्यू पता करनी है और हम पहले ये फॉर्मूला लगा दें, जी एच इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस 2 h बाई आर, तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एस 1 माइनस 2 h की वैल्यू है r/2, तो r/2 इंटू आर, और ये हमें दे देगा 0। लेकिन क्या 3200 किलोमीटर, यानी कि अर्थ की रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है बच्चों। और अगर हम अपन इसको 2 कर दें तो क्या 3200 किलोमीटर पे ऊपर जाने पे ग्रेविटी 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी? नो, क्योंकि वहाँ पे फोर्स 0 थोड़ी होएगा। तो जब फोर्स ही 0 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले ने हमें आंसर में एरर दे दिया है। क्यों दिया है ये? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कंडीशन का लगाया हुआ है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, h शुड बी वेरी वेरी स्मॉल टू r, बट यहाँ पे जो हमें हाइट दी है वो r/2 है, कंपेरेबल टू r है। तो इसका मतलब अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे जी एच इज इक्वल टू जी एट सरफेस अपॉन में 1 प्लस h की वैल्यू अब दी हुई है r/2 इंटू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों जी एस अपॉन में 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r से r चला जाएगा तो आ जाएगा 3/2, और ये बन जाएगा आपका 4GS/9। तो आप देखेंगे कि ये आपका आंसर ठीक है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है हाइट पे वो 4/9 टाइम्स हो जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस के 4/9 टाइम्स हो जाएगी।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्वेश्चन यहाँ पे दो ही तरीके से बनेंगे, या तो एच की वैल्यू बहुत छोटी दी जाए मीटर के टर्म्स में, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे जो हमारा फॉर्मूला है सीधा। अगर नहीं दिया जाता है, आर के टर्म्स में दिया जाता है, तो हमारे को जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो एग्जैक्ट जो हमारा फॉर्मूला निकला था वही वाला यूज़ करना है। आई होप अब यहाँ पे किसी को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। इसमें जो सेकंड वेरिएशन है बेटा वो है वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। तो जब हम अर्थ की सरफेस से बीनीथ जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू जो है बच्चों वो चेंज होती है, और वो वैल्यू जो चेंज होती है वो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर हाइट में हम लोग ये पूछें कि ये जो वैल्यू आई है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो ऑब्वियसली आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जो जी हो रहा है बच्चों वो सरफेस पे जाने के बाद, सरफेस से ऊपर जाने के बाद जो जी है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है उसमें से कोई चीज़ माइनस होके आ रही है। ठीक है, इसीलिए जो जी है वो डिक्रीज़ होता है हाइट पे जाने के बाद। अच्छा, डेप्थ पे भी जाने के बाद ये डिक्रीज़ होगा बच्चों। कैसे होगा वो अभी हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है। अब हम अर्थ की सरफेस से बच्चों किसी डिस्टेंस डी पे चले गए हैं। ठीक है, स्मॉल डी हम ले लेते हैं, किसी डेप्थ पे चले गए हैं, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया एम। तो बच्चों अब क्या होगा कि जो पार्टिकल जहाँ पे पहुँचा है उसके नीचे का जो अर्थ का पोर्शन है सिर्फ वही उसके ऊपर अब जो है इफेक्टिव फोर्स लगाएगा ग्रेविटी का। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है कि जब भी पार्टिकल डेप्थ में जाता है तो ये जो पोर्शन है, जो अब आपका पोर्शन बच गया है ये वाला पोर्शन जो है, यही सिर्फ अब जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा इस पार्टिकल के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले पोर्शन का जो रेडियस बचा वो बचा कितना, आर माइनस डी, क्योंकि सेंटर से टोटल जो डिस्टेंस थी वो आर थी, तो अब बची आर माइनस डी। तो हम निकालते हैं कि द मास ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ। तो इस स्मॉल पार्ट का जो मास आएगा वो कितना आएगा, हम इसको मान लेते हैं m प्राइम। तो m प्राइम की जो वैल्यू आएगी वो बेटा आएगी m डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इनटू द इफेक्टिव वॉल्यूम जिसका हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं क्यूब लिख देता हूँ। तो मैंने कैसे किया बेटा, ये आप लोगों ने रोटेशन में भी सीखा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम टू द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई चला जाएगा। तो इफेक्टिव मास ऑफ दिस पोर्शन इज m इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, अब ये जो मास है ये फोर्स लगा रहा है स्मॉल मास पे। दिस पार्ट exert a force on small mass m। तो ये फोर्स कितना होगा बच्चों, F इज इक्वल टू जी m प्राइम इंटू m, और इससे डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r माइनस टी का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, न्यूटन्स लॉ से। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये न्यूटन्स लॉ से आ गया हमारे पास। अब अगर ये हमारे पास आ गया न्यूटन्स लॉ से, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। अब हमें यहाँ पे बच्चों वैल्यू पुट कर देनी है, किसकी, m प्राइम की। तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों F इज इक्वल टू जी m प्राइम, हमारे पास कितना है, m प्राइम है m बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बचा हुआ है स्मॉल m अपॉन में r माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब है
तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों कि ये पावर तो कट जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों आर स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर माइनस डी अपॉन में आर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। अब ये जो वैल्यू है ये आप लोग जानते हैं, ये वैल्यू क्या है, सरफेस जी एस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, जी एस की वैल्यू है या नहीं है। तो अगर ये जी एस की वैल्यू है तो हम यहाँ पे इस फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जी एट सरफेस इनटू, ये अभी जी एट सरफेस नहीं लिख सकते क्योंकि स्मॉल एम बचा हुआ है, पहले हमें उसको उड़ाना पड़ेगा। तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी अपॉन में आर। ठीक है बच्चों, एम से एम उड़ा दीजिए। अब आप इसको लिख सकते हैं जी एट सरफेस, तो जी एट डेप्थ आ गया जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो अगेन जो है वो जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस विद डेप्थ। ठीक है बच्चों, तो जी जो है, जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है विद द डेप्थ। तो आपको ये याद रखना है अब कि जब भी हम अर्थ की सरफेस के नीचे जाते हैं तो अर्थ की सरफेस के नीचे जाने पे हमारी जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। और वैल्यू कितनी आती है, जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस डी बाई आर। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो बच्चों अर्थ के सेंटर पे जब आप देखेंगे तो अर्थ के सेंटर पे हमारे पास जो डेप्थ की वैल्यू है वो रेडियस ऑफ आर के बराबर होगी। तो जब आप जी एट सेंटर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जी एट सरफेस 1 माइनस आर बाई आर, और ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों, अब हमारे पास देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या क्या आ गई, जी एट सरफेस जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमारे पास आ गया बच्चों जी एट हाइट, जी एट हाइट कितनी होती है, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, या इसकी जगह यूज़ होता है जी अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। और यहीं पे हम ये सीखेंगे कि जी एट डेप्थ जो है वो आता है बच्चों जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो ये हमने तीनों चीज़ें सीख ली कि सरफेस पे वैल्यू क्या होती है, हाइट पे वैल्यू क्या होती है, और डेप्थ पे वैल्यू क्या होती है। ये सीधे सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर के अंदर जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूले ध्यान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जी एट सरफेस, जी एट हाइट एंड जी एट डेप्थ, ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई। क्लियर, ये तीनों चीज़ें आपको याद हो गई। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे ये तीनों फॉर्मूले नोट करिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, तीनों फॉर्मूले नोट करिए और फिर कॉपी पेन निकालिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे वीडियो को पॉज करके। करिए जरा। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ ए बॉडी इज W, जो वेट है बच्चों W है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पे जो वेट है वो कितना है, W है। तो फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी एट ए हाइट, हमें किसी हाइट पे बताना है
विच इज़ इक्वल टू r/3, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो r/3 पे कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, वेट की। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए, आई होप आपने करा होगा बेटा। अब देखते हैं हम इसको। तो सरफेस पे क्या था, सरफेस पे जो वेट था वो था W, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। और जो वेट होगा अब नया वो होगा W', वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अगर हम रेशो ले लें 2/1 का, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा W/W', लेट अस से इज GH/GS। ठीक है। अब हमें R के कंपैरिजन में दिया है, तो हमें वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी, R के कंपैरिजन वाली। तो GS/1 + H/R का होल स्क्वायर, और यहाँ पे GS ये है, तो ये GS से GS तो साफ हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, W'/W इज इक्वल टू 1/1 + H की वैल्यू है R/3, तो यहाँ से 1/3 बचेगा, R से R उड़ गया, और ये आ जाएगी बच्चों कितनी वैल्यू, 4/3, और ये बन जाएगा 9/16। कितना आ जाएगा, 9/16। कैलकुलेशन एक बार देख लेना आप लोग। तो W' की जो वैल्यू आ गई वो इनिशियल वेट का 9/16 है, टाइम्स है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान रखिए कि जो वेट होता है वो भी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, इसलिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस में हमें मास और वेट के अंदर डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द बॉडी एंड वेट ऑफ द बॉडी। तो अगर बच्चों हम मास और वेट के अंदर डिफरेंस पता करना चाहें, तो मैं आपको एक टेबल बना के दे देता हूँ, मास और वेट। ठीक है बेटा। तो मास क्या होता है, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड ए बॉडी, इनसाइड ए बॉडी, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मास ऑफ द बॉडी बोलते हैं। और वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, वेट होता है बेसिकली एक तरीके का फोर्स। फोर्स कौन सा फोर्स है, वेट, जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, दैट फोर्स, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल क्वांटिटी को मास बोलते हैं, और वेट एक तरीके का फोर्स होता है। मास जो है बच्चों, इससे यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा कि मास जो है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि वेट जो है बच्चों ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज़, मास जो है बच्चों, यहाँ पे हम वेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं m/g। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज विद प्लेस, डज नॉट चेंज विद प्लेस। प्लेस को चेंज करने पे आपका मास जो है वो चेंज नहीं होगा। जबकि वेट जो है ये क्या करता है, वेरिएबल होता है एंड चेंज विद चेंज इन प्लेस, है ना, चेंज इन प्लेस। अर्थ पे आपका मास कुछ अलग होगा बेटा, प्लूटो पे आपका मास कुछ अलग होगा, जुपिटर पे मास अलग होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो रहा है। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है ना। जैसे मून पे अगर हम बात करें, तो मून पे अगर आपका मास 60 kg है, ठीक है, अर्थ पे आपका मास अगर 60 kg है, तो मून पे भी आपका मास 60 kg ही होगा। लेकिन अगर अर्थ पे हम देखें तो आपका वेट कितना हो जाएगा, 60 × 9.8 न्यूटन, है ना। और इसीलिए इसकी जो यूनिट होगी वो केजी होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की वजह से न्यूटन होगी। ये भी ध्यान रखना है हमें, है ना। अच्छा, तो वेट यहाँ पे कितना होगा, 60 × 9.8। और अगर यही चीज़ हम मून पे ले जाके देखें, तो मून पे इसको 60 × 9.8/6 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो ग्रेविटी की वैल्यू है, हमने कहाँ बनाया था, जी वाला, यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्रेविटी की वैल्यू जी एट मून जो होती है वो होती है बच्चों जी एट सरफेस/6। ये भी हमें पता है कि जो मून पे वैल्यू होती है वो
सरफेस के यानी कि अर्थ के 1/6 टाइम होती है। ग्रेविटी एट मून सरफेस इज ग्रेविटी एट अर्थ बाई 6। इसीलिए कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर हम अर्थ पे हम 1 मीटर की जंप कर सकते हैं तो हम मून पे कितने मीटर की जंप कर सकते हैं? तो हम बेटा 6 मीटर की जंप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी 6 टाइम्स वीक है। ठीक है, इसी वजह से हम वहाँ पे 6 मीटर की जंप कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज का फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं बेटो। कल या जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कैरी ऑन करेंगे और हम सीखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो रोटेशन से कैसे फ़र्क पड़ता है और उसकी वजह से हमारे इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक हैव ए ग्रेट डे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए